आज हम बेटा करेंगे अपने कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो आज हम करेंगे अपने कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा हमारे जो है 7 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग है। कंसेप्ट्स होता है बेटा अजम्पशन, किस अजम्पशन को ज्यूम करके हम अपने अकाउंट्स को बनाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट्स को बनाने से पहले अपनी अजम्पशन पता होनी चाहिए कि हमारी अजम्पशंस क्या हैं। ये सब मैं करवा चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमारा पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन और है, दोनों कहते हैं सेपरेट पर्सन्स हैं। कि जो भी हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि बिजनेसमैन के। सपोज करो मतलब ऑनर और बिजनेस दो डिफरेंट पर्सन्स हैं और हमने सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, बिजनेस के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप खोली अपनी गारमेंट्स की। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है मेरा, तो मेरा बिजनेस है वो। ठीक है, मैंने उसमें से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? उनको आगे बेचने के लिए गारमेंट्स खरीदे हैं, मैं डेली से खरीद के लाई हूँ। क्यों? उनको आगे बेचने के लिए। तो वो मेरा बिजनेस का पार्ट है, मैं वो उसकी एंट्री अपनी अकाउंट्स में करूँगी। उसमें से कुछ गारमेंट मैं अपने लिए लाई हूँ, अपने घर के लिए लाई हूँ, अपने बच्चों के लिए लाई हूँ, उसकी एंट्री मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा पर्सनल खर्चा है। पर्सनल चीज़ों की एंट्री मैं अपने अकाउंट्स में नहीं करूँगी, मैं वही अकाउंट्स में एंट्री करूँगी जो चीज़ बिजनेस के लिए। क्लियर है बेटा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं और हमने जो भी एंट्रीज करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेटा हमें कहता है कि सबने वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी मतलब जिनकी मनी में वैल्यू हो, जिनकी वैल्यू किस में हो, मनी में, जो मनी में मेजर हो सकती हो। जैसे एक चीज़ होती है बेटा किसी की क्वांटिटी, एक होती किसी की क्वालिटी। क्वांटिटी कि वो 5 लीटर है, 6 लीटर है, 10 लीटर है, 8 लीटर है, 15 किलो है, 20 किलो है, मतलब मनी में फिगर्स में लिखा हुआ है। फिगर्स में लिखा हुआ है तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ही इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसने बहुत हार्ड वर्क किया तो कंपनी ने 5,000 रुपया प्रॉफिट और कमाया। एक एम्प्लॉय है राम, उसने बहुत हार्ड वर्क किया तो कंपनी ने 5,000 प्रॉफिट कमाया। अब राम ने जो हार्ड वर्क किया है ये क्वांटिटेटिव है, ये किसी की क्वालिटी है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब उसने जो प्रॉफिट कमाया 5,000, ये मॉनेटरी टर्म्स में है, फिगर्स में है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, हम हमारे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मनी में वैल्यू है या जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेटा हमें कहता है कि जो भी हमारा बिजनेस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हम कोई भी अपना बिजनेस खोलते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं, एक कंपनी खोलते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसको हमने लॉन्ग पीरियड के लिए काम चलाना है, ना कि शॉर्ट पीरियड के लिए। कहते हैं कंपनी में कोई आए चाहे कोई जाए, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी रन्स गो फॉर एवर, कंपनी हमेशा चलती रहती है आगे। अगर एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एक की डेथ हो जाती है तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी आगे चलती रहती है। 2 नए एम्प्लॉय आ जाते हैं तो भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं इसका मतलब है बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, बिजनेस विल नॉट बी शट डाउन। ठीक है, ये हमेशा कितने समय के लिए रहता है, लंबे समय के लिए, फ्यूचर में ये चलता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेटा हमें कहता है कि जो भी हम अपने ट्रांजैक्शंस बनाते हैं, हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वो 1 ईयर के बनाते हैं। कितने के बनाते हैं? 1 ईयर के। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है
कि हमें एट द एंड बेटा क्या पता करना होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो कब पता करते हैं हम? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हम पता करते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, कि हमारे सारे कहते हैं जो भी अकाउंट्स बने वो एक साल के बनने चाहिए। हमारे बेटा दो टाइप्स के ईयर होते हैं, एक होता है बेटा हमारा कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को फिनिश होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, अब ये कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2020 को और ख़त्म कब होएगा? 31 मार्च 2021 को। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। और जो कैलेंडर ईयर है, जो हमारे कैलेंडर पे लिखा होता है, वो कब शुरू होता है? 1 जनवरी को और एंड कब होता है हमारा? 31 दिसंबर को। ठीक है बेटा। और बट हम जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, कंपनी से हमारी जो अकाउंट्स बनाती है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाती है, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। कहते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट हमें कहता है बेटा कि जो हमारी सारी एसेट्स है, जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, इसको हमें हमेशा किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे हमने एसेट को खरीदा है। सपोज करो मैंने आज एक लैंड खरीदी है, सपोज करो मैंने 10 साल पहले एक लैंड खरीदी थी 10 लाख की। 10 साल पहले मैंने एक जगह खरीदी थी, कितने खरीदी थी? 10 लाख की। आज उसकी वैल्यू 10 साल बाद अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू लिखनी है? उसकी 10 लाख, जिस वैल्यू पे मैंने उसको खरीदा है। कॉस्ट कहता है कंसेप्ट कि जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा है आप उसी से ही सारी उम्र उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि उसकी करंट वैल्यू से। मेरी बात क्लियर हुई? कॉस्ट कंसेप्ट जिस प्राइस पे आपने एसेट को खरीदा है उसको ऑलवेज उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बेटा हमें कहता है, ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट, जो भी सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हो वो रिलेटेड टू डैट पीरियड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 2 बेसिस कराए हैं अब, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। मैचिंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू एक्रूअल बेसिस, कि इस साल के जो भी खर्चे हैं वो आपने रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने अभी पे किए हैं चाहे नहीं किए। ठीक है। मैंने एग्जांपल दी थी, हमारे अकाउंट्स बन रहे हैं इस कैलेंडर ईयर के 2019 के। मैंने अभी दिसंबर की सैलरी एक एम्प्लॉय को पे नहीं की, बट उसको भी पे करनी है। उसने मुझे काम कर दिया है, दिसंबर का काम उसने करके दिखा दिया, बट मैंने उसको अभी सैलरी पे नहीं की। तो मैं ये नहीं कहूँगी जब पे करूँगी तब डालूँगी, नो। सैलरी कब की है? दिसंबर की, तो मैं उसी साल दिसंबर 2019 में ही रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है। क्या लिखूँगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी ड्यू है, अभी पे करनी है, अभी पे की नहीं है। क्लियर हुई बात? मैच कहता है कि जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल ही रिकॉर्ड करो, चाहे अभी दिया है चाहे नहीं दिया। वैसे इनकम, जिस साल की इनकम है उसको उसी साल ही रिकॉर्ड करो, चाहे आपको अभी मिली है चाहे नहीं मिली। अगर अब दिसंबर का खर्चा था तो मुझे कब रिकॉर्ड करना चाहिए? दिसंबर में, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उससे काम ले लिया था। ठीक है। चाहे उसको अभी पे की है चाहे नहीं की। नेक्स्ट है हमारा बेटा कंसेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें कहता है
कि जो भी हमने सारी एंट्रीज करनी है, ट्रांजैक्शंस करनी है, वो डुअलिटी के बेस पे करनी है। डुअलिटी होता है कि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट हैं, एक हाथ से आना, दूसरे हाथ से जाना। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर खरीदा, तो हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो हम क्या करें? फर्नीचर ले आए और कैश दे आए। क्या किया हमने? फर्नीचर ले आए और कैश दे आए। तो हर एंट्री के कितने एस्पेक्ट हो गए? दो। एक हाथ से आना, एक हाथ से जाना। ठीक है, हमारे कहते हैं अकाउंट्स बनते हैं वो डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, कि जब तक डुअलिटी ही ना होती तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम मार्केट में फर्नीचर लेने गए हैं, तो फर्नीचर लेकर आए हैं, तो कैश देकर आए हैं, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। सपोज मैं अपने पापा की शॉप पे गई, वहाँ से मैं फर्नीचर ले आई बट मैं उनको कैश देकर नहीं आई, मतलब एक हाथ से आया बट दूसरे हाथ से नहीं किया, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी। हम अपनी बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो डुअलिटी के बेस पर होंगी, कि एक हाथ से आए, दूसरे हाथ से जाएं। ठीक है बेटा, इसमें एग्जांपल दिए, राम स्टार्टेड ए बिजनेस। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ? कैश के साथ। कैश उससे बिजनेस में डाला और बिजनेस में आकर वो क्या बन गया? कैपिटल। कैश उससे गया लेकिन बिजनेस में आकर उसकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, तभी हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वरना नहीं करते। सिंगल एस्पेक्ट के बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट कंसेप्ट रह गया है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहता है हमें कि रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जैसे बेटा हम एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस हम कहते हैं जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉर्ड करो। हम क्या कहते हैं? जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉर्ड करो। वैसे ये कंसेप्ट है रेवेन्यू रियलाइजेशन। कहते हैं जिस साल का रेवेन्यू है, जिस साल की इनकम है, रेवेन्यू क्या होता है? आपका इनकम, उसी साल में आप रिकॉर्ड करो व्हेन इट इज रियलाइज्ड। फॉर एग्जांपल देखो, एक्सपेंस है, रेंट है मंथ 2019 का, रिसीव कब किया आपने? जून में। विल बी टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मई 2019। जिस मंथ का है, रियलाइज मतलब पैसा आना, वो था कौन सा था? मैचिंग। मैचिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है और रेवेन्यू वाला आपके इनकम से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपको पैसा आया, कितना पैसा? कहते हैं रेंट मई 2019 का है, लेकिन आपने रिसीव कब किया? जून में। तो आप कब लिखोगे कि आपने कब मिलना है आपको? मई 2019 में। जिस मंथ का खर्चा है उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है, ना कि जिस मंथ आपने रिसीव किया है। सिंपल बात। अब खर्चा था मई का, तो आपने मई में ही रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको मिला कब है? जून में। ओके बेटा, दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, प्लीज डू इट केयरफुली।